हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोफेसर चेतन बिरला। ग्रीटिंग ऑफ द डे। सो आई वेलकम यू ऑल इन द इकोनॉमिक्स लेक्चर ऑफ सेमेस्टर 6 एंड टुडेज टॉपिक इज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। रिजर्व बैंक इज द एपेक्स बैंक इन इंडिया है। ये हम सभी को पता है कि रिजर्व बैंक एपेक्स बैंक है। It frames the financial policy which is suitable for economic development of the country. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल पॉलिसी बनाती है जो हमारे लिए सुटेबल है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। यूजुअली टू अटेन दिस सर्टन ऑब्जेक्टिव्स, हमें अगर कोई ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना है, द पॉलिसी दैट आरबीआई इम्प्लीमेंट, जो भी हमारी पॉलिसीज आरबीआई इम्प्लीमेंट करती है रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे हम कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। सो नाउ सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व बैंक इज अवर एपेक्स बैंक। इट फ्रेम्स द मॉनिटरी पॉलिसी अप्रोप्रिएट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए। यूजुअली द पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक रिगार्डिंग रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही हम बोलते हैं फाइनेंशियल पॉलिसी। सो देयर आर सर्टन इंटरनल डिस्क्रिपेंसीज भी होती हैं इन ऑब्जेक्टिव्स में ऑफ द फाइनेंशियल पॉलिसी एंड हेंस इट हैज़ नॉट सक्सीडेड कम्प्लीटली। इसीलिए जब डिस्क्रिपेंसीज हैं दोनों के बीच में तो इसलिए ज़्यादा सक्सेस भी नहीं हो पाया। इन इंडिया में द फाइनेंशियल पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट होती है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो इनके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है टू अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The main objective of monetary policy of Reserve Bank of India is to maintain a balance. उन्हें maintain करना है balance the demand of money and growth of production के बीच में। It has to maintain this balance by increasing the supply of money as required, जो चाहिए। In short हम ये बोल सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेक किए हैं कुछ necessary changes in the context of changes that take place in different sectors, जो अलग अलग सेक्टर्स में पार्ट लेते हैं जैसे कि कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा में। सॉरी। तो रिजर्व बैंक प्ले करता है एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए एंड इन क्राइटेरिया ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट हैज़ अपॉइंटेड कमिटीज, इसने कमिटीज अपॉइंट करी है ताकि वो मीट कर सकें हमारे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इन एनी फील्ड ऑफ इकोनॉमी एंड उन्होंने सजेस्ट किए हैं कुछ मेजर्स फॉर देम। तो ये था टू अटेन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। यस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कि उनको एक प्राइस स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी है। द चेंजेस इन प्राइस ऑफ्टन डिस्टर्ब द इकोनॉमिक। अगर प्राइसेस में काफ़ी सारा फ्लक्चुएशंस होगा तो हमारे इकोनॉमिक में बहुत फर्क पड़ेगा, इकोनॉमिक हेल्थ अप एंड डाउन होती रहेगी। इन इंडिया में primary phase of development, the supply of money increase as a huge amount of money needs to be invested in basic industries। कहने का मतलब है कि आज अगर हमें कोई प्राइमरी फेज में भी कोई डेवलपमेंट करना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, तो सप्लाई ऑफ मनी हमारे लिए इंक्रीज हो जाएगा एज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का इन्वेस्ट करना पड़ता है एक बेसिक इंडस्ट्री में। बट इन शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज नहीं होता प्रोपोर्शनेटली। मतलब जिस हिसाब से आप सोचते हैं कि मेरा अगर प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाए तो वो प्रोपोर्शनेटली इतना भी इन्वेस्ट नहीं होता है, इंक्रीज नहीं होता। सो इंक्रीज्ड इनकम हमेशा क्या क्रिएट करता है, जो अगर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्रिएट करेगा डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स के लिए ऑल्सो, बट प्रोडक्शन इज नॉट इनफ टू मीट दिस डिमांड के लिए भी वो हमारा प्रोडक्शन इतना कैपेबल नहीं है। सो थर्स देयर इज अ प्राइस राइज हो जाएगा। So this inflationary trend is curbed by the Reserve Bank of India through the policy of dear money. It is not restricted, ये restricted नहीं है। The development of the country is obstruct होती है। So इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ आरबीआई क्या मेंटेन करें स्टेबिलिटी विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज परफॉर्म बाय आरबीआई थ्रू द क्रेडिट कंट्रोल से ही वो मेजर किया जा सकता है, लाइक क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे। देन वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। आपको मेंटेन करना है।
टू अवॉइड करने के लिए डेफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड जो अराइज होता है प्राइमरी फेज ऑफ डेवलपमेंट में, इन अप्रोप्रिएट पॉलिसी एक्सचेंज रेट आपने फ्रेम किया, रिजर्व बैंक ने इंप्लीमेंट किया उन पॉलिसीज को ऑफ डियर मनी फॉर दिस। फोर्थ पॉइंट, encouragement to savings. Yes, so according to ex-governor of the Reserve Bank, Mr. Bhattacharya, the important function of the monetary policy of the Reserve Bank is to create the condition in present and future savings can be accumulated. आप कर सकते हो to increase the savings in the country में increase करने के लिए the administration and the management of banking sector must be very high efficient होने चाहिए कि अब वो बोले लोगों को कि भी पैसा आप अपने हमारे बैंक में सेव करो। टू मेक दिस मैनेजमेंट मोर सिस्टमेटिक ऑफ द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक प्लेज ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक हमेशा ऑर्गेनाइज करेगा हमारे बैंकिंग सेक्टर में, इसे हम एक्सपैंड करेंगे एंड कलेक्ट भी करेंगे रूरल सेविंग्स के लिए ताकि हम उसे चैनलाइज कर सके इन द राइट डायरेक्शन। जब हमारे पास पैसे आए तो उसको हम सही जगहों पे पैसों को इन्वेस्ट करें और सही हाथों में जाए। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज टू एनकरेज करना है इन्वेस्टमेंट के लिए एंड मेक स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट कॉस्टली करें, और आपका जो भी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट आपको करना है उसको आप कॉस्टली कर दीजिए। सो इट ऑल्सो एम्स एट मेकिंग प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट आप चीपर कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। इन इंडिया में द पर्पज ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू ब्रिंग अबाउट बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट लाना है। यस, इन इंडिया में क्या है पर्पज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कि आप एक ब्रिंग करो, आप लेके आओ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट एंड फॉर दिस चीपर क्रेडिट इज प्रोवाइडेड, और उसके लिए आपको एक चीपर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है इन बैकवर्ड एरियाज में। सो फॉर इंडस्ट्रीज वाइल फॉर डेवलप्ड एरियाज द पॉलिसी ऑफ डियर मनी इज इम्प्लीमेंट किया जाएगा। Growth in employment. So one of the objectives of monetary policy of the Reserve Bank of India is to create करना है employment opportunities को। So Reserve Bank हमेशा create करता है opportunities अपने employment के लिए and the production through the qualitative credit control हो सके। अब हम डिस्कस करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग द 6 पॉइंट्स discrepancies among the objectives of monetary policy क्या है कि that during the planning in the financial policy of the Reserve Bank, following discrepancies have been found prevailing among the objectives। हमने following discrepancies देखी, मतलब थोड़ी मतभेद देखा। तो discrepancy between price stability and growth of employment के बीच में क्या discrepancy थी? The objective of price stability and growth of employment at the same time is irrelevant है। दोनों का जो objective था वो irrelevant है। इफ प्राइस स्टेबिलिटी इज टू बी मेंटेन, अगर आपको अपनी प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है द पॉलिसी ऑफ डियर मनी हैज टू बी इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड इफ दिस पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड, अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई देन इंडस्ट्रीज कैन नॉट गेट नेसेसरी क्रेडिट एट द रीजनेबल रेट। इनको कभी भी जो क्रेडिट चाहिए मतलब लोन चाहिए उन्हें वो कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए देयरफॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिकम स्लो हो गया एंड एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी जनरेट, आप नहीं कर पाए। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका ये पॉलिसी इजी मनी अडॉप्ट होता है एंड क्रेडिट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपने प्रोवाइड कर दिया है एंड इफ एफर्ट्स आर मेड, अगर आपने एफर्ट्स किए तो आप इंक्रीज कर सकते हो एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी एंड इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें द एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है, ऊपर जाएगा, लेवल गोज अप। सो रिलेटिव बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी कि आपकी कैपेसिटी ऑफ वर्कर्स कितनी है। इंक्रीज एंड इन्फ्लेशन क्रिएट तो वर्कर्स इंक्रीज आपको करने पड़ेंगे एंड इन्फ्लेशन इज क्रिएटेड बाय वेजेस मे टेक प्लेस। सो इन इंडिया में द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक हमेशा एम करती है प्राइस स्टेबिलिटी की एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइमल्टेनियसली हैज फेल्ड हो चुका है। सेकेंड, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो ये हमारे लिए डिफिकल्ट है कि हम अटेंड कर सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी के साथ। इफ प्राइस स्टेबिलिटी इज टू बी प्रिजर्व आपको करना है देन द पॉलिसी ऑफ डियर मनी हैज टू बी अडॉप्ट, आपको करना पड़ेगा। एंड इफ दिस पॉलिसी ऑफ डियर मनी आपने अडॉप्ट किया देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हिंडर्ड।
सो इन स्पाइट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप जो कर रहे हो ड्यूरिंग सेकेंड एंड थर्ड प्लान में, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज होगा एंड हैज़ बिकम क्वाइट इंटेंस हो चुका है. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबिलिटी आपको लेके आना पड़ेगा. डेवलपमेंट वॉज नॉट सक्सीड, इतना सक्सीड नहीं हुआ. तो सम प्राइस राइज हुआ इन प्रिंसिपल आपके लिए नेसेसरी है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन का, जिसे प्रोवाइडेड किया गया है एडिक्वेट क्रेडिट देके टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर टू कर्ब होर्डिंग्स, और वो होर्डिंग्स कर सके, स्पेक्यूलेशन एंड ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट प्राइस स्टेबिलिटी. तो सिंस 1967 द कंडीशन ऑफ स्टैगफ्लेशन आपने क्रिएटेड किया. लिबरल पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड की गई एंड फॉर दिस क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के लिए हैज़ बीन अडॉप्टेड विद द पॉलिसी ऑफ डिफरेंशिएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट करना पड़ा. नाउ फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्किंग ऑफ इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी एंड चक्रवर्ती कमेटी की रिपोर्ट क्या बोलती थी. चलिए, तो वर्किंग ऑफ द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम एंड चक्रवर्ती कमेटी रिपोर्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हैज बीन टू मोबिलाइज करना था उनके मीन्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स को ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन विच इज क्वाइट लाइकली टू राइज होने वाला है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में. तो हैंस इन 1982 में आपकी जो कमिटी फॉर्म्ड हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर सुब्रमण्यम चक्रवर्ती, उन्होंने रिव्यू किया वर्किंग ऑफ द इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को. द कमिटी वॉज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, और उनकी कमिटी ने रिपोर्ट भी सबमिट करी इन मई 1985 के अंदर में. सो अकॉर्डिंग टू चक्रवर्ती कमिटी द सेविंग रेट्स हैज गॉन हाई फ्रॉम 10% टू 23% हाई हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 1950-51 से 1983-84, बट इट इज़ अ वेरी लेस टू सेटिस्फाई द नीड फॉर कैपिटल था फॉर द पब्लिक सेक्टर, एंड सो द गवर्नमेंट हैज़ टू यूटिलाइज डेफिसिट फाइनेंसिंग यूज़ करना पड़ा. ऑडिट आपने एसिलेटेड किया इन्फ्लेशन एंड देयरफॉर द कमिटी मेड 3 सजेशन टू रेज द कैपिटल एंड नॉन इन्फ्लेशनरी मैनर में. यस, पहला था टू इंक्रीज द सेविंग रेट, सेकेंड टू जनरेट द मोर सेविंग्स फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर यूनिट से, एंड थर्ड था इनकम होर्डिंग एंड एक्सपेंस प्रोसेस कर दीजिए, मे बी मेड मोर एफिशिएंट आप कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द प्राइस स्टेबिलिटी. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पावर शुड बी प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए फॉर प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ में. यस, प्राइस स्टेबिलिटी में इनका मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे मॉनिटरी पावर का, दैट आपकी जो प्राइस स्टेबिलिटी है आप उसको प्लान करो जिससे कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके. इट मीन्स एट द रेट ऑफ 4% होलसेल प्राइसेस शुड बी अलाउड ताकि वो इंक्रीज कर सके फॉर दैट गवर्नमेंट, राइट. तो इसका मतलब ये है कि आपका अगर रेट है 4% होलसेल प्राइस, तो आप इसको अलाउड करोगे ताकि वो इंक्रीज करे एंड गवर्नमेंट शुड फॉर दैट गवर्नमेंट एंड शुड दे मेंटेन द प्रोडक्शन लेवल एंड आरबीआई शुड मेंटेन द मनी सप्लाई को वो मेंटेन करे. सो गवर्नमेंट एंड द आरबीआई इन कोऑपरेशन विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे को हेल्प करे, सो ट्राई टू मॉनिटर करें एंड डिमांड and also the effective utilization of credit working at close relation between money production and price level पे काम करे जाए. सो हमारी जो कमिटी है वो बिलीव करती है कि आपकी जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज है वो बेस्ड होना चाहिए ऑन फाइनेंशियल टारगेट्स के ऊपर एंड आप उसे इम्प्लीमेंट भी करें अकॉर्डिंगली. मॉनेटरी टारगेटिंग. So according to the committee, the targets of increase in M3 should be decided by considering the production growth rate and price level. So according to the committee ये बताया गया कि आपका जो भी टारगेट था ऑफ इंक्रीज इन M3 दैट इज मनी 3, ये फॉर्मूला है एंड दैट शुड डिसाइड बाय कंसिडरिंग द प्रोडक्शन ग्रोथ रेट एंड प्राइस लेवल. सो कमिटी ने हैज पॉइंटेड आउट दैट द रीजन फॉर इंक्रीज इन मनी सप्लाई आफ्टर 1970 इज ड्यू टू क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू द गवर्नमेंट था, इसीलिए हमारे मनी का सप्लाई को इंक्रीज किया. सो आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो काफ़ी लो होना चाहिए ताकि आप अट्रैक्ट कर सके कॉमन मैन को. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड हेंस हमारी आरबीआई ने सेटिस्फाई भी किया है गवर्नमेंट की नीड्स को फॉर फाइनेंसेस एज होल. आरबीआई शुड फ्रेम अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वो बनाए ताकि आप उनको प्रोवाइड कर सके क्रेडिट टू द गवर्नमेंट.
देयर शुड बी हायर रेम्यूरेशन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हायर रेम्यूरेशन भी होनी चाहिए एंड उन्हें वो एनकेस कर सके रेट ऑफ ट्रेजरी बिल्स को शुड बी रेज्ड एंड दिस विल प्रिवेंट द इंक्रीज इन रिजर्व मनी। तो इससे क्या होगा कि आप अपने आप को प्रिवेंट भी कर सकेंगे जो आपने इंक्रीज किया है अपनी रिजर्व मनी को एंड शेयर ऑफ बैंकिंग सेक्टर विल भी इंक्रीज हो जाएगा इन गवर्नमेंट डेप्थ प्रोग्राम्स के अंदर। कमिटी हैज ऑल्सो सजेस्टेड द चेंज इन द डिफिनेशन ऑफ बजटरी डेफिसिट को। कमिटी हैज ऑल्सो सजेस्टेड दैट रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट मस्ट बी डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के साथ। सो प्रेजेंटली अंडर द गवर्नमेंट सुपरविजन में अगर हम देखें तो मॉनिटेरियल अथॉरिटी ने मैनेज किया है इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर को एंड एज अ रिजल्ट इट हैज बिकेम कॉम्प्लेक्स बन चुका है काफ़ी अननेसेसरीली एंड सो इट नीड्स रेक्टिफिकेशंस उनको हमें देना पड़ेगा। द कमिटी हैज सजेस्टेड द इम्प्रूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट। तो हमारी जो कमिटी थी उन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर में ताकि आप इंक्रीज कर सके अपने सेविंग्स को एंड फॉर दैट स्मॉल सेविंग आपको कंपेंसेट भी करना है सफिशिएंटली। सो मोर एवर प्रायोरिटी सेक्टर मस्ट गेट क्रेडिट आपको देना पड़ेगा एट वेरी कंसिस्टेंट रेट पे एंड एट द सेम टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक शुड बी मेंटेन भी करना पड़ेगा। मॉनिटरी पॉलिसी शुड टेक केयर ऑफ दिस फैक्टर, आपको इन सारे फैक्टर्स का टेक केयर करना है। बैंक मस्ट भी क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए डिसाइड करने के लिए उनके खुद के क्रेडिट रेट्स एंड सो आप मिसयूज कर सकेंगे आपके क्रेडिट जो अभी आपने प्रिवेंट किए हैं। क्रेडिट का मतलब है कंसेशन रेट्स शुड बी यूज्ड इन सिलेक्टेड सेक्टर्स ओनली में ही आपको यूज करना है। बैंक रेट डिसाइडेड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जिसने कॉज किया है इन्फ्लेशन एंड ऑल्सो एनकरेज भी किया है आपके डिपॉजिटर्स और स्मॉल सेविंग स्कीम्स विद अट्रैक्टिव बैंक डिपॉजिट रेट्स में। द कमिटी हैज स्टडीड वेरियस एस्पेक्ट्स, उन्होंने स्टडी किया है क्रेडिट का एंड दे हैव रिकमेंडेड फॉर मोर एफिशिएंट क्रेडिट सिस्टम के लिए। सो इंस्टेड ऑफ कैश क्रेडिट सिस्टम प्रिवेलिंग राइट नाउ, हमारी जो कमिटी है उन्होंने रिकमेंड किया है फॉर लोन के लिए एंड बिल को एनकेस भी किया है सिस्टम में। सो अकॉर्डिंग टू द कमिटी हमारा जो भी प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट हम जो देते हैं मस्ट बी इंक्लूड करना होगा इन परचेज कॉन्ट्रैक्ट में। सो आरबीआई शुड टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स उन्हें लेने हैं ताकि वो डेवलप कर सके मोर एफिशिएंट एंड मोर मनी मार्केट्स को भी। सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल द रिकमेंडेशंस ऑफ चक्रवर्ती कमेटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड द इम्प्रूव्ड अरेंजमेंट ऑल्सो फॉर द बजट डेफिसिट इन बजट 1986 से 87 के बीच में उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि उन्हें एक इम्प्रूव अरेंजमेंट करना पड़ेगा फॉर बजट डेफिसिट के लिए। फोर्थ, गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस, तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्टेड भी किया है उनके जो भी रिकमेंडेशंस ऐसा आए हैं एज अ होल फॉर मेकिंग मीनिंगफुल चेंजेस इन इकोनॉमिक सिस्टम फॉर फिक्सिंग मॉनिटरियल टारगेट्स आपके जो भी है उन्होंने लिए। प्रोडक्शन एज वेल एज रेट कीपिंग इन व्यू द चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपका हो एंड एट द सेम टाइम आप ये भी ऑब्जर्व करें कि आपका जो मॉनिटर है एंड रेगुलेट दोज टारगेट्स, जो भी आपको टारगेट्स दिए गए आप उसको रेगुलेट करते रहें। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशंस फॉर डेवलपिंग ट्रेजरी बिल्स, सो गवर्नर ने एक्सेप्ट भी किया है कि वो रिकमेंडेशन करते हैं कि वो डेवलप करें उनके ट्रेजरी बिल्स को। बिल्स ऑफ द टाइम लिमिट 182 days of 364 days and the monthly auction will be issued. Rate of encashment corresponding issue value of this bill can be decided by auction से ही होगा and such a kind of changeability has been adopted किया गया है। To attract the funds from free market से the recommendation आपको increase करना है remuneration on governments के securities पे इन कॉन्सोलेशंस विद द मार्केट सिचुएशंस ऑल्सो बिन एक्सेप्ट किया गया है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसीज। इंट्रोडक्शन है, मॉनिटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी है जो रेगुलेट करेगी आपकी डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी को हमारी इकोनॉमी में। इन इंडिया में आरबीआई मेंटेन करता है स्टेबिलिटी विद डेवलपमेंट इन कंट्री एंड कंट्रोल करता है हमारी मॉनिटरी सप्लाई को बाय मॉनिटरी पॉलिसी से।
सो टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ करते हैं. पहला है क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. सो रिजर्व बैंक का क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट हैज सेम इफेक्ट ऑन ऑल द टाइप्स ऑफ क्रेडिट पे सेम टाइप का इफेक्ट रहता है. सो दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज जनरल मेजर्स भी हम इन्हें कहते हैं. दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द रिजर्व बैंक विच इज़ यूज फॉर क्रेडिट कंट्रोल के लिए और जो इस तरीके से फॉलो है. तो पहला है आपका फर्स्ट बैंक रेट. लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग. द परसेंटेज रेट in which the Reserve Bank re-exchange the first category securities of the commercial bank is called बैंक रेट कहते हैं. यूजुअली हमारा जो रिजर्व बैंक है वो इंक्रीज करता है बैंक रेट को चेक करने के लिए इन्फ्लेशन एंड डिक्रीज करता है इट टू अवॉइड रिसेशन के लिए. सो ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड्स में इट हैज़ यूज्ड बैंक रेट फॉर 17 टाइम्स उसने यूज़ किया है. यूजुअली हमने ये देखा है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई हमेशा इंक्रीज कर देता है बैंक रेट. एंड एज बैंक रेट इंक्रीज होता है तो कॉमर्शियल बैंक्स एंड हमारे जो भी बोरोवर्स होते हैं वो फाइंड करते हैं क्रेडिट को काफ़ी कॉस्टली महंगा हो गया है. तो थर्स हमारे जो होर्डिंग इज चेक एंड प्राइस इज ऑल्सो स्टॉप राइजिंग. सो ऑन द अदर हैंड एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज सेविंग्स आर आप एंकरेज करे जाएंगे. सो कंजम्पशन आपके लिए क्या हो जाता है, कर्टल्ड हो जाता है. एंड एज अ रिजल्ट इफेक्टिव डिमांड आपको रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है एंड इन्फ्लेशन कम्स अंडर कंट्रोल ही हो जाएगा. तो ऑन दी अदर हैंड अगर आप चेक करेंगे इन रिसेशन में आपका जो बैंक रेट है वो रिड्यूस्ड होगा क्योंकि उसकी पॉलिसी है ऑफ चीप मनी एंड वो चेक करेगा कि टू ट्रेंड ऑफ रिसेशन क्या वो मेंटेन होता है या नहीं. लेट अस अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस ऑफ बैंक रेट पॉलिसी. तो पहला है द इफेक्टिवनेस ऑफ बैंक रेट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला है कैश रिजर्व. इफ कॉमर्शियल बैंक हैव मोर देन रिक्वायर्ड कैश रिजर्व से ज़्यादा है एंड इफ दे डू नॉट गो टू द सेंट्रल बैंक के पास वो नहीं जाते हैं फॉर री डिस्काउंटिंग एक्सचेंज रेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ बैंक रेट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स. इफ देयर आर नो एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं है टू बी प्लेस इन द इकोनॉमी तो उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी. थर्ड, अदर फैसिलिटीज फॉर एडवांसेस. सो व्हेन द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज उनकी बैंक रेट को इंक्रीज करते हैं एंड इफ देयर आर 4 अदर सोर्सेज ऑफ एडवांसेज हैं देन द इफेक्टिवनेस ऑफ द बैंक रेट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कॉमर्शियल बैंक. इन डेवलप्ड कंट्रीज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कॉमर्शियल बैंक्स के बीच में. सो देयरफॉर द बैंक रेट इज मच मोर इफेक्टिव है हमारे लिए. इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में दिस बॉन्ड इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड देयरफॉर देयर इज अ लेस इफेक्टिवनेस है ऑफ द बैंक रेट में. इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में अगर हम बात करें तो अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स है जिन्हें हम डोमिनेट करते हैं एंड देयरफॉर हमारा बैंक रेट क्या होता है, बिकम लेस इफेक्टिव बन जाता है. फिफ्थ पॉइंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमिक डिसीजंस. ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ इंडस्ट्रीज या ट्रेडर्स आर मोर कनेक्ट होते हैं विद एक्सपेक्टेड रिटर्न से इन द फर्दर रेट देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट से. सो ड्यूरिंग अगर हम इन्फ्लेशन के बारे में बात करें, इफ बैंक रेट अगर इंक्रीजेज होती है बट विद द पॉसिबिलिटी ऑफ हायर प्रॉफिट के हिसाब से थ्रू प्राइस राइज इन फ्यूचर भी होगा, द डिमांड फॉर एडवांस डज नॉट डिक्रीज नहीं होगा एंड सो बैंक रेट क्या होगा, बिकम्स इज इनइफेक्टिव बन जाएगा. सो ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें ड्यूरिंग रिसेशन इवन इफ बैंक रेट आपकी डिक्रीज होती है एंड चीप एडवांसेज आर प्रोवाइडेड बट एज दे फाइंड द फ्यूचर ब्लिक, आपने जो फ्यूचर में ब्लिक्स देखे काफी सारे, वो काफी सारे डिसअपॉइंटिंग भी होते हैं. सो देर इज नो नीड फॉर एडवांसेज व्हाटसोएवर. तो आपके लिए उसको कोई एडवांस देने की कोई जरूरत नहीं है. एडवर्स इफेक्ट. आप चेक करो कि आपका इन्फ्लेशन बैंक रेट क्या रेज हो रहा है जिसके वजह से रिजल्ट इन कॉस्टली एडवांसेस हो रहा है. आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या आपका जो स्टोरिंग स्टॉक है क्या वो राइज हुआ है. एंड अगर वो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इन इलास्टिक है द प्राइस ऑफ दिस कमोडिटी भी राइज करेगा. तो थर्स इन्फ्लेशन विल बी चेक किया जाएगा. सेवेंथ, नॉट
इफेक्टिव इन रिसेशन. द पॉलिसी ऑफ बैंक रेट इज इफेक्टिव है टू सम एक्सटेंट तक इन चेकिंग द इन्फ्लेशनरी कंडीशन, बट इन रिसेशन इट इज लेस इफेक्टिव. इन रिसेशन में अगर हम बात करें तो डिसअपॉइंटमेंट इज सो मच प्रिवेंट दैट इवन इफ एडवांसेस आर प्रोवाइडेड, अगर आपने प्रोवाइड किया एट लोअर रेट पे भी, तो इन्वेस्टमेंट इज नॉट बूस्टेड नहीं होगा. 8. द लिमिट टू डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बैंक्स जो है कैन नॉट बी रिड्यूस, आप उससे रिड्यूस नहीं कर सकते बियॉन्ड एक सर्टेन लिमिट के बाद. इवन इफ द बैंक रेट अगर रिड्यूस हो जाए तो भी. तो ये थे आपके टोटल 8 पॉइंट्स. यस, ये 8 पॉइंट्स जो आपने पढ़े वो थे आपके लिमिटेशंस ऑफ बैंक रेट पॉलिसी के. तो पहला पॉइंट था कैश रिजर्व, दूसरा पॉइंट था प्रोपोर्शन ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स, थर्ड था अदर फैसिलिटी फॉर एडवांसेस, फोर्थ था रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कॉमर्शियल बैंक, फिफ्थ पॉइंट था इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमिक डिसीजंस, सिक्स्थ है एडवर्स इफेक्ट, सेवेंथ है नॉन इफेक्टिव इन रिसेशन, एंड 8 है लिमिट ऑफ डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट में. द टाइम लिमिट ऑफ डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है. राइट. चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द इवैल्यूएशन. द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट, दैट इज क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन. द बैंक रेट अफेक्ट करता है हमारे क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन को एंड क्रेडिट एक्सटेंशन को भी. यस, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, एक्सटेंशन मतलब बढ़ना. सो इन इकोनॉमिक में टू कर्व द टेंडेंसी को कर्व करने के लिए इन्फ्लेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस बैंक रेट कर देगा ताकि वो कंट्रोल करे अपने क्रेडिट को. एंड एज द बैंक रेट इंक्रीज होगा तो आपका जो भी कॉमर्शियल बैंक है उन्हें एडवांसेस मिलेंगे फ्रॉम द सेंट्रल बैंक थ्रू डिस्काउंटिंग एट हायर रेट्स. सो इसीलिए therefore हम बोलते हैं कि कॉमर्शियल बैंक इंक्रीजेस देयर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर एडवांस लेने के लिए वो इंक्रीज करते हैं. कॉन्ट्ररी टू दिस, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिसेशन को प्रिवेंट करना है तो सेंट्रल बैंक को रिड्यूस करना होगा अपना बैंक रेट टू एक्सपेंड क्रेडिट. सो एज द बैंक रेट डिक्रीजेस द बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक बाय मीन्स रीडिस्काउंटिंग बिकम्स चीपर हो जाएगा. सो कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो रिड्यूस कर देगी उनके रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स है उन्हें बेनिफिट मिलेगा क्योंकि एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज डाउन, प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है. सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट ऑन इंटरनल प्राइस लेवल पे. सो बैंक रेट एंड द इंटरनल प्राइस लेवल. इफ बैंक रेट डिक्रीजेस तो हमारा क्रेडिट एक्सटेंड हो जाएगा, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी एनकरेज किए जाएंगे, स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज ऑल्सो क्या होगा, गो अप हो जाएगा. एंड एज अ रिजल्ट द इंटरनल प्राइस क्या होगा, विल गो अप. ऑन द अदर हैंड अगर बैंक रेट इंक्रीजेस तो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट्स होगा, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी क्या होते हैं, डिस्करेज होते हैं. सो इंटरनल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा. थर्ड, the effect on the capital flow. As the bank rate increases with the increase in interest rate of market advances में the interest rate on deposit also क्या होगा, rises, बढ़ेगा. So therefore even the foreign investors come to the country आएंगे ताकि वो एक एडवांटेज उठाए हमारे हायर रेट्स के इंटरेस्ट के. ऑन द अदर हैंड ये भी होगा कि बैंक रेट गोज डाउन हो गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स आल्सो गोज डाउन, चला जाएगा. सो कैपिटल ऑफ द कंट्रीज गोज टू द अदर कंट्रीज में जा सकता है एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस. फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट. एज द बैंक रेट इज इंक्रीज, जैसे जैसे मेरा बैंक रेट इंक्रीज होता है तो अदर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. And as a result हमारे foreign capital comes to the country, the balance of trade becomes favorable होगा and exchange rate also क्या होगा, becomes favorable हो जाएगा. तो on the other hand हम ये बोल सकते हैं if bank rate is reduced the rates of interest is also decreases and capital आप क्या करते हैं, export करते हैं, exported. As a result the balance of trade आपकी disturb हो जाएगी and there is adverse effect on exchange rate पे. Next point is cash induced effect.
Usually there is always a inverse relationship between the rate of interest and cost of securities में. If bank rate increases होगी, the rate of interest क्या होगी, goes up, and the cost of security क्या हो जाएगी, decreases. So therefore हमारी capacity of the banks for credit creation decrease होगी, and as a result price क्या होगा, go down हो जाएगा. सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन में बैंक रेट जो है वो इंक्रीज होती है, एंड ड्यूरिंग रिसेशन में वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. 6 पॉइंट इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट. पीपल रिसीव सिग्नल्स, पीपल को सिग्नल्स मिलते हैं रिगार्डिंग मार्केट थ्रू चेंजेस इन बैंक रेट में जो हो रहे हैं. सो प्राइवेट सेक्टर कम्स टू नो व्हाट मेजर्स द गवर्नमेंट विशेस टू टेक. तो ये एक हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, राइट. तो ये जो आपने 6 पॉइंट पढ़े, ये 6 पॉइंट आपके किसके थे, 6 पॉइंट्स जो थे वो थे आपके इवैल्यूएशन के बारे में, राइट. सेकेंड पॉइंट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. ओपन मार्केट पॉलिसी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में. आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा. अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरी डेफिनेटली यू कैन रीच मी ऑन 7600828696 पे. बाय बाय, टाटा, तब तक के लिए टेक केयर.